हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट वीकली कंपाइलेशन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम वीक में एक बार मिलते हैं और पूरे हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन पर चर्चा करते हैं। और करंट अफेयर्स को लेकर के तैयार करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो यही है कि आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ें और डेली पढ़ने के बाद वीक में एक बार उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको अलग कर लें, छांट लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेशन आपको बहुत यूज़फुल हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी खबरें हैं जो हम देखने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो अभी एक सवाल उठा है किस चीज़ पर, PMLA को लेकर के। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुर्खियों में हैं। उनके जो एक सांसद जो मनीष सिसोदिया, उनको अभी रिसेंटली बेल मिली, तो उस चीज़ को लेकर के कि क्या कोई एक आदमी इस चीज़ के लिए दोषी हो सकता है। PMLA के तहत क्या किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है या पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को भी दोषी ठहराया जा सकता है, ये सवाल एक खड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल फंस रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल ओपोनेंट होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक बड़ा फैसला दिया है। बड़े फैसले के तहत उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं, बच्चों में चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों ही केस में अगर उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और असॉल्ट करने वाला चाहे वो लड़का है या लड़की, मतलब फीमेल है या मेल है, दोनों को ही पॉक्सो एक्ट की डेफिनेशन में शामिल करना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री की इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने सेकुलर सिविल कोड के बारे में चर्चा की। तो क्या है UCC, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा एक जो न्यूज़ है वो ये बता रही है कि देखिए पिछले 5 सालों का सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन इस साल की जुलाई में रहा। और क्या हमें ऐसा क्यों नहीं महसूस हो रहा है ना? कहने को तो आंकड़ों के हिसाब से सबसे लोवेस्ट है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल इफेक्ट है। इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसा हुआ है। ठीक है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत ही बड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि SDG गोल्स में 2030 तक हमें क्या करना है कि ख़त्म करना है TB को। 2025 तक हमको क्या करना है कि TB को भारत से ख़त्म करना है। ये भारत ने अपने लिए लक्ष्य ले लिया। ठीक है, SDG का 2030, भारत का 2025। अब ये कैसे करेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव BPAL, ये आप देख पा रहे हैं, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, ये मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे किसानों के इस हित के लिए कि भाई किसान है जो वो कितना पेस्टिसाइड डाल देते हैं और कौन सा पेस्टिसाइड डाल देते हैं, ये उनको पता नहीं होता। तो किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाए ताकि किसानों की इनकम में भी बढ़ोतरी हो प्लस सही पेस्टिसाइड उनको मिल सके। ठीक है, तो NPSS करके एक AI सिस्टम है जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए PM कुसुम से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं PM कुसुम के तहत 100% 24 घंटे तक किसानों को बिजली मुफ्त प्रोवाइड कराने की बात कही गई थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये एक प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं कि यहाँ पर एक रिसर्च है जो बता रही है कि द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, है ना, यहाँ पर जो पोल्स की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और उसके कारण जो पृथ्वी की रोटेशन है उसमें परिवर्तन हो रहा है, स्लो पड़ रही है, मतलब परिवर्तन में जो घूमती है पृथ्वी उसमें वो स्लो पड़ रही है, और स्लो पड़ने की वजह से दिन और रात में आप देखेंगे तो दिन बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। जो मेंस के 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको खुद से लिखने होंगे और आप मुझे भेजेंगे फिर। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे प्रतिज्ञा बैच के बारे में बता दूं कि प्रतिज्ञा बैच 2.0 आप देख पा रहे हैं इस वक्त। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 19 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, प्लस 30% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा और ओम लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। और ये प्रतिज्ञा 2.0 बैच जिसमें कि हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, P2I बैच है तो यानी कि फाउंडेशन भी आपको कराया जाएगा,
SIP यानी सक्सेस इन प्री के तहत आपका प्री पर फोकस करेंगे। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको यहाँ बुला करके मेंस की आगे की तैयारी होगी। और IGP यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। हमारा जो फाउंडेशन है, जो कि एक सबसे बेहतरीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे पहले इसमें कराया जाएगा। और इसी में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पेड क्लास कैसी चलती है, तो अमृतसर की पेड क्लास है जो उसका डेमो आज शाम को 7 बजे है ना, आज शाम को 7 बजे है, जो आज शाम को 7 बजे अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। आप शाम को 7 बजे देखिएगा, पेड में जो डेमो क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेड क्लास जो 3 घंटे की होती है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से चलती है। ठीक है, तो उसमें सर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इस टॉपिक को, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। और न्यायिक स्पष्टता, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं उन पर क्या लगा है, PMLA चल रहा है। ठीक है, PMLA आप समझते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए अधिनियम, ये 2002 का अधिनियम है जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम की जाती है। ठीक है, तो ये अभी चल रहा है। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑब्जर्वेशन है। तो पहली बात, वही चीज़ 2 पॉइंट हमें यहाँ पर पता होने चाहिए, इस पूरे आर्टिकल से हमको 2 पॉइंट पता होने चाहिए। एक चीज़ जो ये बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या, पहला से सवाल उठ रहा है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप है जो वो स्थापित किया जा सकता है। ये पहला सवाल है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, ठीक है, पूरी की पूरी पार्टी की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, क्या पूरी की पूरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर यह आरोप लग सकता है, PMLA लग सकता है। ठीक है, एक सवाल तो ये उठ रहा है। और इसके तहत आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये सवाल उठा, ठीक है, तो PMLA सबसे पहले कौन है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट जो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ED, प्रवर्तक निदेशालय। तो ED से ये सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और कहा कि बताइए भाई क्या ऐसा हो सकता है। तो ED ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम PMLA एक्ट को, कानून को पढ़ते हैं और उसके तहत अगर हम सेक्शन 70 देखते हैं, सेक्शन 70 देखते हैं, तो हाँ, इसके तहत पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर भी, पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर ये PMLA लगाया जा सकता है, ऐसा ED का कहना है। हालांकि यहाँ पर आज अभी तक क्या है कि PMLA जनरली किस पर लगता है, PMLA है जो वो किसी एक व्यक्ति पर लगता है ना, कि व्यक्ति ने ऐसा किया है, या किसी मान लीजिए कंपनी पर लग गया। लेकिन पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर लगा जाना, ये है जो इसकी कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जिसके तहत आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर ये लगाने की बात कर रहे हैं, वो वैसी कोई मतलब क्लियर ऑब्जर्वेशन वहाँ पर नहीं है PMLA के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ एक गंभीर है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि PMLA में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है कहीं पर भी कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर लगा सकते हैं या नहीं। तो इस वजह से एक सवाल क्या उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल ओपोनेंट होने की वजह से, भाई सेंटर में कौन सी है सरकार, किसकी है, BJP की। ठीक है, तो और आम आदमी पार्टी उनके ओपोनेंट है ना, अपोजिट में है। तो कहीं इस वजह से तो नहीं पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो एक ये सवाल उठ रहा है कि भाई अगर टारगेट करके ये किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? क्योंकि हमारे आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो एक सवाल आपको समझ में आया। दूसरी बात जो यहाँ पर की जा रही है, दूसरी बात यह है कि देखिए, दूसरी बात यह है कि नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, ठीक है, नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, नीति और अपराध, इन दो के बीच के बारे में बोल रहे हैं। कोर्ट बोल रहा है कि अपराध, बेसिकली ये जस्टिस गवई, BR गवई और KV विश्वनाथन, इन्होंने ये सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि देखो, जब कोई नीति बनाने का काम किसका है, या तो विधानसभा बनाएगी और या संसद बनाएगी। तो अगर कोई नीति बनाई जा रही है और इंटेंशनली ऐसी नीति बनाई जा रही है जो जिसके थ्रू अपराध हो सके, ठीक है, तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि नीति और अपराध के बीच क्या है, बाल बराबर अंतर है, मतलब बहुत थिन लाइन डिफरेंस है।
बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो इसलिए आपके ऊपर क्या है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि नीति जब बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत फाइन मतलब प्रॉपरली अलग अलग नहीं होता। और जब नीति बनाई गई है तो भाई जब नीति बनाई गई है तो किसी एक व्यक्ति ने तो बनाई नहीं है, किसी एक व्यक्ति ने तो बनाई नहीं है। नीति जब बनी है तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रिमंडल ने जब हाँ कहा होगा तभी उसके बाद वो पास हुआ होगा। तो यानी कि ऐसा कोई एक्ट जो सबकी सहमति से बना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल की सहमति से बना है, उसके बाद भी अगर आप किसी एक व्यक्ति को उसकी नीति के लिए पकड़ा जाए कि यह नीतियों में आपने हेरफेर किया और उसके लिए किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से ये आशा की जाती है कि इस मामले में और ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी है जो वो और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बड़ा सवाल। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये सवाल ऐसा है कि सिर्फ भारत की बात, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उठ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो उठ रहा है वो ये है कि भारत में जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, क्या उनको टारगेट किया जा रहा है ना। भारत में विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ठीक है, मतलब इससे क्या निकल के आया, इससे जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है ना। क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, ये बात खतरे में है। ठीक है, तो ये सवाल हैं कुछ, और क्योंकि ये सवाल इस वजह से निकल रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक नीति बनी है ना, नीति बनी और उस नीति के तहत किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो ये भी ठीक नहीं है। तो यानी कि क्रिमिनलिटी और नीति में बहुत पतला सा माइन्यूट डिफरेंस है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश जो है वो इसमें इस आर्टिकल में की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अगला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विमेन कैन बी ट्राइड फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, इस चीज़ के बारे में है। तो बेसिकली इसकी अगर मैं पृष्ठभूमि आपको बताऊं, पोक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है। और इसकी पृष्ठभूमि में आप ये समझिए कि दिल्ली की एक महिला है जिनको 2018 में क्या हुआ था, उनके ऊपर एक सेक्सुअल ऑफेंस लगा, जिसमें कि ये था कि भाई उन्होंने किसी एक बच्ची का, जो कोई एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उस बच्चे का उन्होंने क्या यौन शोषण किया। तो इस आधार पर मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में जब वो गया तो उनके ऊपर क्या लगा, पोक्सो एक्ट, और पोक्सो एक्ट के तहत उनको क्या दोषी ठहराया गया। अब वो चली गई हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट में उन्होंने जो सवाल उठाया वो क्या था कि हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए आपने हम पर लगाया है पोक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, आपने हम पर जो ये पोक्सो एक्ट लगाया है, इस पोक्सो एक्ट की धारा 3 और धारा 5, ठीक है, धारा 3 किसके बारे में है, पेनिट्रेटिव यौन संबंध के बारे में, है ना। मतलब कि किसी भी प्राइवेट पार्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अगर किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर या प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करना, इन सब चीज़ों से संबंधित है ये। ठीक है, तो यहाँ पर पेनिट्रेटिव यौन संबंध से संबंधित है तीसरा, और 5वां है गंभीर रूप से यौन पेनिट्रेटिव संबंध। ठीक है, ऐसा अगर कुछ होता है तो उस केस में ये 5वां और तीसरा, तो ये दोनों ही जो कानून है, मतलब ये दोनों ही जो धाराएं हैं, इन दोनों धाराओं में क्या शब्द मेंशन है, ही मेंशन है, ही। तो क्योंकि इन दोनों में ही मेंशन है, तो इस वजह से ये महिला का जो कहना है, इनका जिनके ऊपर आरोप लगा था कि भाई हम तो यहाँ पर फिट ही नहीं बैठते, इस कानून के हिसाब से हम तो फिट नहीं बैठते, क्योंकि हम कौन है, हम तो शी है, तो इसलिए मुझ पर पोक्सो नहीं लग सकता। ठीक है, इन्होंने कहा मुझ पर पोक्सो नहीं लग सकता। इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है, और एक इस चीज को लेकर के एक बदलाव हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखो ही शब्द है जो, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया पोक्सो में। ठीक है, कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया, और क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो इस वजह से इसमें परिभाषित नहीं किया गया, और क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया गया, इस वजह से यहां परिभाषित करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत जो ही शब्द है,
इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, इसको व्यक्ति की तरह पढ़ा जाएगा, व्यक्ति। ठीक है, इसको समझने के लिए उन्होंने धारा 300 जो आईपीसी की धारा 375 है, ठीक है, इसके बारे में कहा, जो कि किससे संबंधित है, 375 यानी कि जो आपका रेप से संबंधित है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये वाली जो धारा है, रेप वाली जो आईपीसी की धारा है, वहां पर इसका संदर्भ ही हो सकता है। ठीक है, यहां पर पुरुष से इसको पढ़ा जा सकता है, पुरुष, लेकिन यहां जो पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 5 है, ये क्या कहती है, ये ही को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो उन्होंने बताने का यहां पर प्रयास किया। ठीक है, कि भाई जो जिस आधार को लेकर के उस महिला ने अपने आप को डिफेंड किया था, उसको उन्होंने चेंज किया है। तो जब भी पॉलिसी लेवल पे चेंज होते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, पॉक्सो एक्ट को लेकर के क्या है कि इस कानून को 2012 में, ठीक है, पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, 2012 में लाया गया था और ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण के अपराध बनाता है। ठीक है, 18 साल, इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां दोनों पर यह लागू होता है। ठीक है, तो 18 साल मतलब यहां पर बच्चे की डेफिनेशन में 18 साल काउंट किया गया है। ठीक है, इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का यहां पर प्रावधान भी है। पोक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, बाद में संशोधन किया गया, कब, 2019 में, और संशोधन के बाद इसमें मौत की सजा जो है वो उसका प्रावधान कर दिया गया है। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है, तो दोषी को, उम्र कैद का मतलब यहाँ पर क्या है, उम्र कैद का मतलब है कि जीवन भर जब तक वो जिंदा है तब तक वो कहाँ रहेगा, वो जेल में रहेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करता है, पहली बार अगर दोषी पाया जाता है पोर्नोग्राफी का, तो उसको 5 साल की सजा और दूसरी बार 7 साल की सजा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी का कॉमर्शियल इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए, यहां पर क्या है कि प्रधानमंत्री कॉल्स फॉर द सेकुलर सिविल कोड इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। ठीक है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सेकुलर सिविल कोड। देखो ऐसे समझिए कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब पार्टी सत्ता में आई थी शुरुआत में, तो ये अपने 3 एजेंडा लेकर के आई थी। ठीक है, एक पहला एजेंडा जो था इनका वो था आपका राम मंदिर। ठीक है, मतलब मैंडेट में जो थे वो 3 चीजें, राम मंदिर का मुद्दा, दूसरा जो था वो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 वाला कि इसको खत्म करेंगे, और तीसरा जो था वो था यूसीसी। ठीक है, यूसीसी, राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बन गया, 370 खत्म हो गई, तो ये दोनों हो गए खत्म। अब ये है जो ये एक मेन फोकस है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर जो बात है वो ये है कि देखो भाई हमारे यहाँ पर पर्सनल लॉज चलते हैं। ठीक है, पर्सनल लॉज, और क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्सनल लॉ चलते हैं तो हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ठीक है, पारसीस के लिए अलग, जैन के लिए अलग, बौद्ध के लिए अलग, एटसेट्रा, मतलब जितने धर्म उतने पर्सनल लॉज। और बहुत ही गंभीर जो पर्सनल नेचर के जो चीज़ें हैं, मतलब स्पेशली अगर मैं बताऊं तो 4 पॉइंट आप याद रखें। एक शादी, दूसरा तलाक, तीसरा शादी हो गया, तलाक हो गया, तीसरा गोद लेना, और चौथा विरासत। ठीक है, ये 4 पर्सनल मुद्दे हैं जो कि इन पर्सनल लॉज के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई एक कानून है, तो कोई एक कानून क्योंकि है नहीं, तो इसके तहत मोस्टली क्या देखा गया है कि एक धर्म के व्यक्ति को ज़्यादा छूट है, दूसरे धर्म के व्यक्ति को कम छूट है, तो मतलब यहाँ पर भेदभाव जैसी चीज़ देखने को मिलती है, भेदभाव। अब क्योंकि भेदभाव जैसी चीज़ देखने को मिलती है तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो कहना था वो ये है कि पूरे देश के लिए क्या होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए।
ठीक है, एक कानून, पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए, जिसको कहाँ कहा गया है, यूसीसी हम कहते हैं। ठीक है, यूसीसी का मतलब क्या है, पूरे देश के लिए एक कानून की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब, पूरे देश के लिए एक कानून की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के तहत, इसमें समझिए ये कहाँ मेंशन्ड है, तो आप कहेंगे कि सर ये डीपीएसपी में मेंशन है। ठीक है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो, वहां पर ये चीज दी गई है। और कहां पर दी गई है, आर्टिकल नंबर 44 में दी गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 ये कहता है कि पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता के बारे में बोलता है कि भाई अगर पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए तो फिर यानी कि यहाँ पर अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं उनको खत्म करने के लिए कोशिश करना। आप ये बात तो समझते ही होंगे कि अगर चीज़ डीपीएसपी में दी गई है तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें अपने देश को कैसा बनाना है, एक आइडियल स्टेट बनाना है, एक रामराज्य की ओर लेके जाना है, तो उसके लिए हमें ये जो डीपीएसपीज हैं इनका पालन करना होगा। ठीक है, इनका पालन करना होगा। और क्योंकि इनके पालन के बारे में बात हो रही है तो इसके तहत जो डीपीएसपीज हैं वहां पर एक आर्टिकल 44 भी है, तो इसके लिए भी हमें प्रयास करते रहना है। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात, एक बैकिंग सुप्रीम कोर्ट की भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने अलग अलग जजमेंट्स में कई बार ये बात कह चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो शाहबानो वाला केस है ना, शाहबानो वाला केस है, 1985 का केस है। ठीक है, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट रहा क्योंकि इसमें ही पहली बार ऐसा था कि यूसीसी बनाया जाए, इसके तहत इसके लिए कहा गया था, है ना। इन आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि शाहबानो का मामला किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये तलाक के साथ जुड़ा हुआ है और तलाक में भी मेंटेनेंस के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो गुजारा भत्ता होता है, गुजारा भत्ता। ठीक है, गुजारा भत्ता, तो गुजारा भत्ता क्योंकि शाहबानो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉज लगेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत गुजारे भत्ते जैसा कोई प्रावधान है नहीं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है इद्दत की मियाद। इद्दत की मियाद मतलब 3 महीने। 3 महीने तक अगर जिसने तलाक दिया है उस हस्बैंड ने अगर 3 महीने तक पैसे दिए, ठीक है, अगर पैसे दिए तो फिर मतलब पहली बात तो एक तो जब शादी होती है तो मेहर की रकम दी जाती है, तो मेहर की रकम जो है वो वापस करनी होती है। प्लस दूसरी बात ये कि इद्दत की मियाद 3 महीने तक पैसा देना होगा एज ए मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद कोई बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शाहबानो जब कोर्ट में पहुंच गई तो कोर्ट में अलग अलग, पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो यही चीज़ आई कि नहीं भाई यहाँ पर गुजारा भत्ता तो देना होगा। क्यों? क्योंकि इस मामले में जो सीआरपीसी का एक्ट है, ठीक है, सीआरपीसी 125, उसके तहत ये था कि गुजारा भत्ता है जो वो दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर एक टकराव देखने को मिला, किसके बीच में, यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉज और सीआरपीसी के बीच टकराव देखने को मिला। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब मुस्लिम पर्सनल मतलब कोई भी पर्सनल लॉ और देश का कानून, क्योंकि सीआरपीसी हमेशा एक देश का कानून हो गया और ये एक धर्म का कानून हो गया, तो जब भी कोई धर्म का कानून और कोई देश का कानून टकराएंगे तो फिर हमेशा देश का कानून उसमें ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये बात कही गई और क्योंकि ये बात कही गई तो फिर उसके तहत इनको गुजारा भत्ता है जो वो दिया गया। तो और फिर उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो यूसीसी है वो जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा ही एक सरला मुद्गल वाला केस है, उसमें भी यही हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें ये बात कही है कि यूसीसी है वो जल्द से जल्द यहाँ पर लागू होना चाहिए, ताकि जो एक भेदभाव होता है, भेदभाव, इसको बचाया जा सके। ठीक है, भेदभाव को समाप्त किया जा सके, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस स्पीच से जो प्रधानमंत्री ने अभी दी उससे ये महसूस होता है कि हाँ, इस तरह का कानून है जो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कई सारे देखिए राज्य हैं जिन्होंने किया, जैसे गोवा है वहाँ पर ये लागू है, उत्तराखंड में लागू है। ठीक है, तो अब लेकिन पूरे भारत के लिए अब लागू होगा या नहीं होगा ये भविष्य में देखना है, लेकिन हाँ, इसके लिए एक हिंट मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी वाले पार्ट में इसको देखते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिकल इफेक्ट पुल्ड इन्फ्लेशन टू 59 मंथ्स लो ऑफ 3.54% इन जुलाई। देखिए, जुलाई की अगर हम बात करते हैं, जुलाई 2024,
जुलाई 2024 की बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में, ठीक है, पिछले 5 सालों में सबसे कम महंगाई, ठीक है, सबसे कम महंगाई देखने को मिल रही है। क्या ऐसा है? अभी अभी जुलाई खत्म हुआ है, तो क्या ऐसा है? देखने को मिली, ठीक है। और कितनी मिली है महंगाई का स्तर? वो कितना है? 3.54%, ठीक है। कितना है भाई? ये है 3.54%। 3.54% ये CPI है, ध्यान रखिएगा। CPI इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेशन। CPI महंगाई वाली इन्फ्लेशन, मतलब कि हम जो टैक्स देते हैं, रेंट देते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सबसे कम देखने को मिली। तो क्या ऐसा सही में हुआ? क्या चीज़ें सस्ती थी अभी जुलाई में? ऐसा तो नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि ये जो सबसे कम देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है? स्टैटिस्टिकल एफर्ट्स, मतलब कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं, सब गणित का खेल है सारा, ठीक है। सब कुछ क्या है? एक स्टैटिक्स का खेल है, स्टैटिक्स का खेल है, ठीक है। क्या है मामला, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, समझिए, अगर मैं कहता हूं आपसे जुलाई 2023 से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जुलाई 2023 में कोई एक चीज थी, वो 100 रुपए की थी, मान लीजिए, ठीक है। और जुलाई 2024 में वो चीज कितने की हो गई? वो चीज हो गई 120 रुपए की, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूंगा कितनी हो गई महंगाई, तो आप कहेंगे सर 20% हो गई, है ना। यहां से यहां पर 20% हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको और डिटेल में समझते हैं। भाई 120, इसको ये 20% निकालने के लिए आपने कैसे निकाल लिया 20%? इसके लिए आपने क्या किया? 120 में से 100 को घटाया और डिवाइड में क्या लिखा? 100, है ना। ये है बेस, ये है बेस, ठीक है, आधार। ये आधार का ही सारा खेल है, ठीक है। तो क्योंकि आपने आधार किसको बनाया? इसको, क्योंकि हम कंपेयर कब से कर रहे हैं? जुलाई 2023 से कर रहे हैं कि पिछली साल से अब तक कितनी महंगाई बढ़ गई। तो आपने आधार बनाया 100 को, तो आपने कहा कि ठीक है सर, ये हो गया 20, ये हो गया 100, तो ये हो गया 1/5, है ना, 20 पंचे 100, तो 1/5। तो यानी कि अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूं तो 100 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा 20%। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अब मैं सिनेरियो थोड़ा सा बदलता हूं, और अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि कोई चीज 110 रुपए की थी और वो चीज 120 में हो गई। अब बताओ कितना है? ये जो महंगाई है वो कितना परसेंट बढ़ी, ठीक है, कितना परसेंट रही? तो अब आप क्या करेंगे? कहेंगे इसमें क्या है, ये इसमें हमने यहाँ पर क्या 120 था, आपने 120 कहा था, अभी भी 120 है। आपने पीछे बैक में क्या किया था? ये वाला लिखा था बेस प्राइस, तो हम भी यहाँ पर बेस प्राइस इस बार 110 हो गया है, इतना ही तो अंतर हुआ है बस। तो क्योंकि 110 हो गया है तो ये लिख देते हैं, और बेस में फिर से 110 लिख देते हैं, क्योंकि आपने पहले भी यहाँ पर 100 लिखा था, क्योंकि तब वैल्यू ये हुआ करती थी। अब इस बार वैल्यू 110 होगी तो 110 लिख देते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 10 हो गया ऊपर और नीचे हो जाएगा 110। तो अगर अब मैं आपसे कहूँ तो हो गया कितना? 1/11, और गुणा कर देंगे आप 100 से, तो आंसर आ जाएगा 9 समथिंग आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9.09 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बस वही वाली बात है कि जैसे ही आपने ये देखा तो आपने यहाँ पर कहा कि देखो अंतर तो कोई एक, ये जो पेन था ये पहले 100 रुपए का था, अगर मैं मानता हूँ कि ये 100 रुपए का था और 120 का हो गया अगले साल, मतलब 20 रुपए बढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें 20% आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 10 रुपए बढ़े हैं तो उस केस में सीधे सीधे यहाँ पे परसेंटेज में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब 9%। तो वही चीज़ है कि जब बेस प्राइस पर फर्क पड़ेगा। अब आप समझिए इस चीज़ को। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इतना कम कैलकुलेशन आया है ये सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि बेस प्राइस में चेंजेस आए। मतलब यहाँ से क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? यहाँ पर इन्फ्रेंस ये निकाला जा सकता है कि जुलाई 2023 में चीज़ें कैसी रही होंगी? काफ़ी महंगी रही होंगी, है ना, काफ़ी कॉस्टली रही होंगी। इस वजह से ऐसा हुआ है कि जुलाई 2023 में क्योंकि चीज़ें काफ़ी महंगी थी तो अभी जो है वो चीज़ें नॉर्मल हैं। ऐसा नहीं है कि सस्ती हो गई हैं, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा महंगी थी, इसकी वजह से जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया है।
समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो यही चीज बता रहे हैं कि कैलकुलेशन की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए साइंस एंड टेक पर आते हैं, और साइंस एंड टेक में ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है भाई? इंडिया टू रोल आउट द न्यू ट्रीटमेंट रेजिम फॉर द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। देखो किस चीज के लिए कह रहे हैं। आपको पता है कि भारत में एक गंभीर समस्या है जिसका नाम है टीबी। ठीक है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस है जो, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से, इस बैक्टीरिया से ये होता है। ठीक है, और अक्सर हम देखते हैं ये उन जगहों पर ज्यादा होता है जिन जगहों पर गरीबी होती है ना, साफ सफाई नहीं होती है, सफाई नहीं होती, उन जगहों पर ये बैक्टीरिया ज्यादा होता है। तो ये अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि गरीबों को ज्यादा परेशान होती है। मतलब कि इसके मैनेजमेंट के लिए, अगर इसके ठीक करने की बात करें तो मेनली यहां पर ये होता है कि भाई एक तो हमें चाहिए लगातार दवा, और दूसरी चीज हमें जो चाहिए वो चाहिए पोषण। ये दो चीजें हमें चाहिए, और क्योंकि ये गरीबी और सफाई वाली जगह, तो यही दोनों चीजों की प्रॉब्लम है वहां पर। ठीक है, गरीबी एरियाज में, जो गरीब एरियाज हैं वहां पर, झुग्गी झोपड़ी है वहां पर ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर यही दोनों चीजों की प्रॉब्लम है। तो सरकार ने अपने क्या है सेंटर वगैरह बना रखे हैं जिसके लिए वहां पर 6 महीने तक इलाज कराना पड़ता है। ठीक है, सॉरी, इसका इलाज है जो कई बार यहाँ पर देखा जाता है, मतलब 6 महीने तक तो लगातार डॉट्स का इलाज होता है, लेकिन लगातार यहाँ पर अगर हम इलाज की बात कर रहे हैं तो 2-2 साल चल जाता है। इलाज है जो 2 साल चल जाता है कई बार, और कम से कम 14-15 गोलियां खानी पड़ती हैं। ठीक है, इतना इलाज है जो वो चलता है। ठीक है, अब इतने लंबे समय तक इलाज चलेगा तो अक्सर क्या होगा कि लोग कुछ समय बाद ठीक होंगे, और जब ठीक होने लगेंगे तो उसके बाद वो क्या करते हैं, इलाज को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इलाज को जैसे ही रोकते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो अभी सुसुप्त अवस्था में आ गया है दवा की वजह से, वो वापस से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और अब उसने इस दवा को पहचान लिया है, तो अब ये दवा असर नहीं करती। तो इस तरह की टीबी जो बार बार हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम वो जो मतलब जिसने क्या कई सारी दवाओं को पहचान लिया है, तो फिर उसके बाद इलाज चलेगा तो उसने एक और दवा को पहचाना, फिर आपने बंद कर दिया, फिर दूसरी दवा, तीसरी दवा, तो इससे क्या होता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो चुकी है अब ये। फिर से समझिए इस बात को, मैंने कहा यहाँ पर बहुत सारी दवाएं हैं जो वो खानी पड़ती हैं, तो दवाओं में वो क्या, शरीर में जो बैक्टीरिया है वो पहचान रहा है दवा को, और जब वो उसको पहचान लेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आप जब उसके बाद वो दवा खाओगे तो उसने उसके खिलाफ क्या इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। अब वो दवा असर नहीं करेगी, जनरली आपने देखा हो रिफेम्पिसिन वगैरह से सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये सब दवा कोई असर ही नहीं कर रही है। इसके अलावा एक और लीजिए, इसी को XDR भी लिखा होगा कई बार, एक्सटेंडेड जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, तो यानी कि बहुत ज़्यादा जब दवाएं हम खा लेते हैं और उन दवाओं का असर जब शरीर को होता ही नहीं है, तो हम उस तरह की टीबी को क्या कह देते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो अब जितनी दवाएं हैं वो सब दे करके देख लिया, आपको कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो उसके क्या है कि बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। सरकार ने कहा कि इस टीबी नाम की चीज को 2025 तक खत्म कर देंगे। ठीक है, इवन सरकार का जो मतलब UN का जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, सतत विकास लक्ष्य, उसमें 2030 तक के लिए, तो ये तो अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इसको 2025 तक कहा कि हम इसको 25 तक खत्म करेंगे। बट सवाल उठता है कि कैसे कर देंगे, ऐसा क्या है आपके पास? तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन अब एक बड़ी चीज हो गई है कि जॉनसन एंड जॉनसन हुआ करती थी पहले, मतलब है अभी भी, जॉनसन एंड जॉनसन की एक दवा हुआ करती थी। जॉनसन एंड जॉनसन कहाँ की है? ये US की एक कंपनी है, US की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। इसने क्या किया, इसने एक दवा बनाई रखी थी बीपाल। ठीक है, क्या है भाई बीपाल की फुल फॉर्म, ये देख लीजिए एक बार, बेडाक्विलाइन, प्रीटोमाइड और लाइनजोलिड। ठीक है, तो ये 3 दवाओं का एक में से, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं। तो अब ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हैं और ये एक परमानेंट इलाज देती थी, लेकिन ये किसकी थी? ये जॉनसन एंड जॉनसन की थी, और इनके पास था इसका पेटेंट। ठीक है, इनके पास था इसका पेटेंट।
पेटेंट का मतलब तो आप समझते हैं, पेटेंट का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई रिसर्च की है, मैंने पैसा लगाया है, मेहनत की है, तो उस पर क्या है कि मैं सबसे पहले पेटेंट लूँगा। मार्केट में लाने से पहले मैं उसको पेटेंट लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट में आ गई और मेरे पास पेटेंट नहीं है तो उसकी कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने पेटेंट ले लिया है तो क्या है, उसकी आप कॉपी नहीं कर सकते जब तक मेरे पास पेटेंट है। तो मान लीजिए कि 20 साल का पेटेंट मिला हुआ है। अब उसके बाद जब इनका ये पेटेंट खत्म होगा तब उसके बाद इनको रिन्यू कराना होगा। ठीक है, तो जनरली पेटेंट को बढ़ावा दिया जाता है। कारण उसका कि भाई पेटेंट अगर नहीं दे दिया, मान लीजिए आपने कह दिया कि ये तो जनहित की चीज़ है, आपको पेटेंट नहीं देंगे, सबके लिए लागू करो, तो कंपनी अपना मुनाफा देखती है। कंपनी क्या देखेगी, अरे मैंने इतना पैसा लगाया और मिला मुझे कुछ नहीं, तो इससे अच्छा इसको बंद करते हैं, पेटेंट अब नई रिसर्च ही नहीं करेंगी, तो इसको घाटा हो जाएगा, देश को घाटा हो जाएगा इस चीज़ से। तो इस वजह से पेटेंट तो अच्छी चीज़ है, पेटेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एक लंबे समय तक उन्होंने उसका पैसा निकाल लिया है, लेकिन वो तो हमेशा चाहेंगे कि भाई हमारे पास जिस चीज़ की मोनोपोली है वो बनी रहे। तो जनरली करते क्या है ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सॉल्ट में बदलाव करेंगे और इसको दोबारा अप्लाई कर देते हैं ताकि रिन्यू हो जाए। थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं और फिर वापस से अपने पास इसकी मोनोपोली ले लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो इस बार अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने इसको पेटेंट देने से मना कर दिया है। भारत ने मना कर दिया। भारत ने क्यों मना कर दिया कि भारत में इसको हम पेटेंट नहीं दे सकते, अब भारत वाले तो बनाएंगे। भारत का जो पेटेंट एक्ट है उसकी एक धारा है, धारा 3D। इसके तहत उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो छोटे मोटे बदलाव, सॉल्ट लेवल के बदलाव कर देते हैं, तो हम इसको पेटेंट नहीं देंगे। पेटेंट देने के लिए हम तभी देखेंगे जब रियल कोई बदलाव होगा। नई आप दवा बना रहे हैं, कुछ नया डेवलपमेंट किया है, जो एक नई ट्रीटमेंट की बात कर रहा है ना, ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, तब उस केस में हम आपको क्या है वो दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं देंगे। तो भारत ने इस बार इनको मना कर दिया है। अब जैसे ही इसको मना किया तो मतलब अपने पास अब ये बीपाल आ गया। अब वो चीज़ जो 100 रुपए की मान लीजिए एग्जाम्पल है कि मिल रही थी, या 1000 की मिल रही थी, या 1 लाख की मिल रही थी, वो चीज़ अब हमारे ऊपर है कि भारत सरकार उसको फ्री में भी दे सकती है, क्योंकि अब बना लेंगे। ठीक है, अब तो बना सकते हैं, अब तो कॉपी अलाउड है, और या सस्ते दामों में भी दे सकती है। ठीक है, तो अब ये एक रास्ता खुल गया किस चीज़ के लिए, टीबी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अब ये जो बीपाल है ये भारत में बनेगा। ठीक है, इसका सॉल्ट अब भारत में बनाया जा सकता है, और इससे टीबी को इलाज, तो एक जो इलाज 2-2 साल चल रहा था, अब वो 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो दवाएं 14-14, 15-15 दवा खानी होती थी, ठीक है, शायद 2 महीने में ही शायद इसको ख़त्म कर दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 2 मंथ में। ठीक है, और जो 14-15 दवा होती थी वो मान लीजिए कि अब मात्र 3 से 4 दवा बची। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बड़ा ट्रीटमेंट है, मतलब ये। ठीक है, बड़ी रिसर्च मानी जा सकती है। वहीं पर अब ये देखते हैं एनपीएसएस को लेकर के है। देखिए क्या है कि एनपीएसएस क्या चीज़ है। एनपीएसएस है आपका नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, एनपीएसएस। ठीक है, एनपीएसएस, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस। तो पेस्ट से आपको समझ, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, समझ रहे हैं आप। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों लाया गया है, अब ये एक क्या बना दिया गया है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे क्या फ़ायदा होगा इसको समझ लीजिए। देखिए अभी अगर आप किसान की बात करते हैं तो किसान की मेन प्रॉब्लम क्या है। किसान की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी ने भी कह दिया कि भाई इतना पेस्ट आपको डालना है। पेस्ट मतलब कीटनाशक। ठीक है, कोई फसल है जो ये फसल खराब हो रही है तो उसके लिए क्या है, कीटनाशक डालना पड़ेगा। कीटनाशक, तो सवाल उठता है कि कीटनाशक तो डाल देंगे लेकिन कितना डालें। ठीक है, कितना डालें, कौन सा डालें, ये सवाल उठ रहा है कि कितना डालें, कौन सा डालें, है ना, जो हमारी फसल को प्रोटेक्ट करे। तो ये किसान को पता नहीं है। अब इसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं उसमें ये लोग क्या है, इनकी डिपेंडेंसी हो जाती है कि जो भी बेचने वाला है वो जो कह देगा वो मानना पड़ेगा, और ये उतना डाल देते हैं, जो मिल जाता है वो उतना डाल देते हैं, और उससे फसल की प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जिसके एक सॉल्यूशन के तौर पर क्या है कि एनपीएसएस, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको क्या करना है किसान को। अब ये कैसा है, ये एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या करना है, आपको फोटो खींचना है और फोटो खींच करके भेज देना है, आगे भेज देना है।
ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट कम्युनिटी, रिसर्च साइंटिस्ट कम्युनिटी है जो, वो प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई दुकानदार ने कहा है, यहाँ पर तो क्या साइंटिस्ट कम्युनिटी यहाँ पर इनको सॉल्यूशन बताएगी, है ना। वो इनको बताएंगे कि आपको कौन सा पेस्ट डालना है और कितना डालना है ना, इस प्रॉब्लम को लेकर। क्योंकि एआई बेस्ड है तो तुरंत उस फोटो से ही उसको सारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि इस पौधे में ये समस्या है और ये इसको किया जा, मतलब ये सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आई है कि भाई जो अभी तक हमारी निर्भरता थी किस पर, एक दुकान वालों पर, दुकानदार पर, मतलब कीटनाशक के जो दुकानदार हैं उनकी निर्भरता है जो वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि एक दुकानदार पर जो निर्भरता है उसको कम करेंगे, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अब साइंटिफिक वे में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन कैसा मिल रहा है? साइंटिफिक सॉल्यूशन, साइंटिफिक वे में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी अच्छा बदलाव हुआ है जिसके तहत किसान को डायरेक्ट बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए पीएम कुसुम को लेकर के है, पीएम कुसुम को लेकर के, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2-3 चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। देखिए पीएम कुसुम क्या है, एक तो ये पीएम कुसुम कार्यक्रम क्या चीज है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसकी, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, और अभी इनको जो टारगेट दिया था वो टारगेट के क्या हालचाल है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जिसमें एक नाम याद रखिएगा, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। बस इतनी 4 चीजें इस पूरे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए पीएम कुसुम के बारे में बात करते हैं। पीएम कुसुम, पीएम कुसुम है जो देखिए सरकार ने क्या किया, एक योजना लेकर के आए, आई थिंक 2015 है ना, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, 2014 या 15 में आई थी ये। ठीक है, तो पीएम कुसुम जो लेकर के आए, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा कब आई। तो पीएम कुसुम जो आई वो, उसमें क्या था, उसमें ये था कि भाई किसानों को क्या देंगे, 24 घंटे तक बिजली देंगे, पूरे 24 घंटे बिजली मिलेगी। अब बिजली मिलेगी उनके खेतों में ताकि सोलर पंप चल पाए उनके सोलर पंप चल पाए। ठीक है, सोलर पंप से ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर सौर एनर्जी से बिजली प्रोवाइड कराएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सही, सोलर पंप चल पाए जिससे उनको क्या है, पानी मिल पाए, और पानी के मिलने से क्या है, उनकी जो फसल है उसकी आप कह सकते हैं प्रोडक्शन है जो वो बढ़ेगा, उत्पादकता है जो वो बढ़ेगी। ठीक है, फसल की उत्पादकता है जो वो बढ़ जाए। इस वजह से ये योजना लेकर के आए थे कि 24 घंटे यहां पर देंगे, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पाया। तो अगर मैं इसके टारगेट्स की आपको बात करूं तो देखो यहां पे कहा गया था कि हम इस स्कीम के तहत 100 गीगावाट एनर्जी है जो वो बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। ठीक है, 100 गीगावाट बिजली है जो बनाएंगे, और 14 लाख पंप लगाएंगे, और 35 लाख जो पुराने पंप हैं उनका सोलराइजेशन करेंगे, मतलब पुराने पंप को सोलर से बना देंगे। ठीक है, अभी जो पेट्रोल डीजल से चल रहे हैं वो सोलर से चलेंगे, या बिजली से चल रहे हैं वो सोलर से चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आई थी। और अगर मैं आपको बताऊं कि कितना हुआ, तो आप ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर 100 गीगावाट की बात, 100 गीगावाट तो आपको समझ ही आ रहा होगा। 100 गीगावाट का मतलब क्या हुआ, 100 गीगावाट का मतलब हुआ 1 लाख मेगावाट, 1 लाख मेगावाट। ठीक है, 1 लाख मेगावाट। अब आप देखिए कि कितना कर पाए की अगर हम बात करें तो 100 की बात कही गई थी, और यहां पर 256 मेगावाट कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं, 256 मेगावाट। ठीक है, यहां पर 14 लाख की कही गई थी, तो 3.97 मतलब आप मान लीजिए कि 4 लाख सोलर पंप लगे, और ये तो ना के बराबर है, इसको तो क्या ही काउंट करें, क्योंकि यहां पर ये देखिए 13,500 सोलराइज्ड पंप, 13,500, 13,000, जहां पे यहाँ पे तो 35 लाख था, यहाँ 13,000 सोलराइज्ड पंप की बात करें, मतलब आंकड़े में बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा। इसको देखते हुए सरकार ने अभी इसको जो
फाइनल था, 2026 के लिए एक्सटेंड कर दिया है, 2026 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया है आगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर इतना ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस कैसे, है ना, यही तो सवाल उठा। तो अब आप कहेंगे कि सर इतना ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम एक ही है, क्या है कि उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई। ठीक है, उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई, उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखें, भूमि की अनुपलब्धता। अनुपलब्धता यही एक पॉइंट है प्रॉब्लम। तो फिर अब इसके सॉल्यूशन की बात भी करेंगे कि प्रॉब्लम है कि भाई जमीन नहीं मिल पाई। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि ये खेत है, इसमें से उन्होंने कहा कि इतने में हम आपका सोलर पंप के लिए जगह दे रहे हैं, तो अगर इतने में सोलर पंप दे दिया तो इतने में तो कृषि हो ही नहीं पाएगी, तो फिर कोई किसान रेडी ही नहीं है देने के लिए, और ये तो कृषि युक्त भूमि है ना। मैक्सिमम ये आप देखेंगे सोलर पंप वगैरह कहाँ लगे हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे राजस्थान में, गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, बंजर भूमि आसानी से मिल जाती है, और बंजर भूमि क्योंकि आसानी से मिल रही है तो कोई समस्या ही नहीं है, वहाँ पर आसानी से लगाया जा सकता है, किसान भी रेडी है देने के लिए। यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बोला था कि एक नाम आपको याद रखना है, क्या, ये ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, GEAPP। ठीक है, GEAPP सॉल्यूशन है, GEAPP, समझ रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्यूशन है, ये है जो ये एक एनजीओस का मतलब कई सारे इसमें एनजीओस हैं, तो आप कह सकते हैं एनजीओस का एक कोलैबोरेशन है जो कि कहता है कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम ड्रोन के माध्यम से इसको सर्विलांस करेंगे, निगरानी करेंगे, और निगरानी करके हम ड्रोन के माध्यम से इसकी निगरानी करेंगे, और निगरानी करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी जमीन है जो वो उपयुक्त है। ठीक है, जमीन या भूमि है जो, भूमि का पता लगाएंगे, ठीक है, पता लगाएंगे, ठीक है, कि कौन सी भूमि इसके लिए उपयुक्त है, इस चीज का पता लगाएंगे। समझ गए हैं, कौन सी भूमि इस चीज के लिए उपयुक्त है, इस चीज का पता लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो ये चीज है जो यहां पर कही गई थी, मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे पीएम कुसुम को लेकर। तो आप देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि पेपर 2, पेपर 3 है ना, इनमें डायरेक्ट पूछा जाता है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी का रोल आपको दिख रहा है ना, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी दिख रहा है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, टेक्नोलॉजी का रोल आपको यहाँ पर दिख रहा है, किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये सब क्या डायरेक्ट टॉपिक है जहाँ से सीधे आपको फॉर्डर मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये करना है मतलब सही में पढ़ाई करनी है तो उसका एक यही तरीका होता है कि किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को लेकर के अपने सब्जेक्ट में इंटरलिंक कर पाए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग डेज लॉन्गर। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, देख लीजिए, यहां पर ये प्री को लेकर, प्री में पूछा जा सकता है, यहां पर ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आपको पता ही है, क्लाइमेट चेंज मतलब कि यहां पर अगर मैं क्लाइमेट चेंज को डायरेक्ट ना बोल करके मैं कहूं कि वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने की वजह से क्या है, बर्फ पिघल रही है, और जो बर्फ पिघल रही है उस बर्फ के पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि पोल से बर्फ पिघल के कहां पर आएगी, इक्वेटर की तरफ आ रही है। तो इस जगह से बर्फ पिघल रही है और ये फिर किधर आ रही है, ये इक्वेटर की तरफ आ रही है। ठीक है, समझिएगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने के कारण क्या हो रहा है कि ये पिघल के इक्वेटर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर जो बल्ज है, पृथ्वी का ये जो बल्ज है, ये भारी होता जा रहा है और ये इधर से हल्का होता जा रहा है, मतलब ये बर्फ पिघल के यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है। इसकी वजह से एक नई रिसर्च बड़ी बात कह रही है, वो कह रही है कि इसकी वजह से आपको पता है कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन दो चीजें होती हैं कि ये सूरज है और ये इसके चक्कर लगा रही है, लेकिन ये अपनी धुरी पर भी तो घूम रही है। तो ये जो अपनी धुरी पर घूम रही है इसमें धीमापन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कैसी हो रही है, स्लो होती जा रही है, स्लो। और क्योंकि ये स्लो होती जा रही है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिन बड़ा होता जा रहा है, दिन बड़े, ठीक है,
दिन है जो वो बड़े होते हैं। तो ये चीज़ है जो प्री में डायरेक्टली पूछी जा रही है कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से ये असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके लिए और भी चीज़ें कह रहे हैं कि सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है, एक तो क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, दूसरी चीज़ इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्वार भाटा वगैरह होता है, टाइडल फोर्सेस जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो उसमें जो कोर है, कोर वाला पार्ट होता है, क्रोड़ जिसको बोलते हैं, क्रोड़, ठीक है, क्रोड़ जो होता है, क्रोड़ में भी जो तत्व हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिला, मतलब उसका जो घूर्णन है वो भी धीमा पड़ रहा है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली पूरी की पूरी पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन मेजर फैक्टर यहाँ पर यही वाला बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बर्फ पिघल रही है उसकी वजह से भार यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से धीमा पड़ रही है। कितना धीमा पड़ रही है पता है? 1.3 मिलीसेकेंड पर सेंचुरी, प्रति शताब्दी, इतना धीमा पड़ रही है, ठीक है, इतना धीमा ये पड़ रही है। अब ये आप समझ ही रहे हैं कि आपको महसूस नहीं होगा, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी चीज़ है कि भाई इतनी बड़ी मतलब पूरी पृथ्वी की संरचना में, या आप कह सकते हैं उसकी जो प्रकृति है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं आपको जो अटेम्प्ट करने। क्या है? लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में न्यायिक सक्रियता द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन करें। दूसरा, पीएम कुसुम योजना भारतीय कृषि की ऊर्जा गतिशीलता को बदलने में सक्षम है, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। इन दोनों को आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। इसके अलावा ये है ना, मेरे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन है, ओम द्विवेदी स्टडी IQ चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लिए। ये PDF भी आपको यहीं पर मिलेगी। ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप है, यहाँ आप कोई भी एकेडमिक डाउट पूछ सकते हैं। और ओम द्विवेदी 007 मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है, यहाँ पर आप मुझसे कोई भी जो डाउट है आपका वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।